नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में चर्चा की थी। मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन उनको पूर्ण करने के साधन सीमित होते हैं। उसकी आय सीमित होती है, इसलिए एक विवेकशील उपभोक्ता का यह उद्देश्य होता है कि वह अपनी सीमित आय के व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। इसके लिए उसे सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार व्यय करना होता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज अप्लाइड टू कंजम्पशन, अधिकतम संतुष्टि का नियम, उपभोक्ता के संतुलन का नियम, आय के आवंटन का नियम, या इसे गॉसेन के द्वितीय नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के बारे में मार्शल ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह बहुत से उपयोगों में लगा सकता है, तब वह उस वस्तु को उन प्रयोगों में इस ढंग से वितरित करेगा कि प्रत्येक उपयोग में उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर ही रहे। क्योंकि यदि इसकी सीमांत उपयोगिता किसी एक उपयोग में दूसरे उपयोग की अपेक्षा अधिक है, तब उसको दूसरे उपयोग से निकालकर पहले उपयोग में लाने से लाभ होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी वस्तु जिसके वैकल्पिक उपयोग हैं, उनको विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बांटा जाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक उपयोग में उसकी सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। तो उपभोक्ता की जो आय है, हम उपभोक्ता की आय को देखते हैं कि आय से विभिन्न वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। तो आय के आवंटन में उपभोक्ता इस नियम को पालन में लाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करते समय यह ध्यान में रखता है कि उसे विभिन्न वस्तुओं से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम सरल रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करते समय अपना व्यय इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर किए गए व्यय की अंतिम इकाई से उसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान या लगभग समान हो जाए। इस नियम के क्रियाशील होने के पीछे कुछ मान्यताएं हम लेकर चलती हैं, जिसे हम अदर्स थिंग्स रिमेनिंग द सेम या अन्य बातें समान रहने की मान्यता भी कह सकते हैं। हम इसमें यह मानते हैं कि उपभोक्ता की आय स्थिर है, उसकी रुचि, फैशन इत्यादि स्थिर हैं, वह कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। इसके अलावा ये माना जाता है कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता से स्वतंत्र है और उपयोगिता को हम मापनीय मानकर चलते हैं, और यह भी मानते हैं कि उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं वो विभाजनशील हैं, विभाज्य हैं, उनको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। और सबसे अधिक बड़ी बात यह है कि हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है। इन मान्यताओं को लेने के पश्चात हम सम सीमांत उपयोगिता नियम को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये उदाहरण लिया है कि मुद्रा की इकाइयाँ हम इस टेबल में देख रहे हैं, वस्तु की सीमांत उपयोगिता देख रहे हैं, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, ये वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता पर कुल व्यय की जो उसके पास उपलब्ध मात्रा है वह 10 रुपये है। अब इन 10 रुपयों को उपभोक्ता इन दो वस्तुओं पर किस प्रकार विभाजित करेगा, और यदि वह सम सीमांत उपयोगिता नियम को पालन करेगा तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। वह अपने इन 10 रुपयों को, आप देख सकते हैं टेबल में
कि सबसे पहले वह अपना पहला रुपया वाई वस्तु पर व्यय करेगा, दूसरा रुपया वाई वस्तु पर व्यय करेगा, तीसरा रुपया वाई वस्तु पर व्यय करेगा, चौथा रुपया भी वाई वस्तु पर व्यय करेगा, पांचवा वह एक्स वस्तु पर व्यय करेगा, छठा वह वाई वस्तु पर व्यय करेगा, उसके बाद वो एक्स वस्तु पर व्यय करेगा। इस प्रकार वह अपने व्यय को व्यवस्थित करते हुए हम यह देखेंगे कि वह अपने 10 रुपयों को से एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 6 इकाइयाँ खरीदेगा। इस प्रकार 4 और 6 रुपये कुल मिलाकर 10 रुपये वह दोनों वस्तुओं पर व्यय करेगा और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। यदि वह वाई वस्तु पर 7वां रुपया या 6 से अधिक रुपया व्यय करता है या एक्स वस्तु पर वह 4 रुपये से ज़्यादा व्यय करता है, तो हम देख सकते हैं कि उसकी जो कुल उपयोगिता है वो अधिकतम नहीं होगी। इसी बात को हम रेखा चित्र के माध्यम से हम इस प्रकार देख सकते हैं। ये वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, ये एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है और उपभोक्ता एक्स वस्तु पर 4 यूनिट व्यय करके और वाई वस्तु पर 6 रुपये व्यय करके 6 इकाइयाँ खरीद कर वाई वस्तु की वह अपने संतोष को अधिकतम कर सकता है। यहाँ पर हमने यह लिया है कि दोनों वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो समान है। यदि मान लीजिए उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं पर किए गए व्यय में दोनों वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हों, तो वह अपने व्यय को किस प्रकार व्यवस्थित करेगा, हम वह दूसरी टेबल में देख सकते हैं। लेकिन एक बात और, यदि उपभोक्ता अपने व्यय को समसीमांत नियम के अनुसार व्यवस्थित नहीं करता है तो उसे हानि उठानी पड़ेगी। इस चीज़ को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें O1 डायरेक्शन की तरफ एक्स वस्तु पर व्यय दिखाया गया है, O'(O1) की तरफ आते हुए वाई वस्तु पर व्यय दिखाया गया है, OY अक्ष पर एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, O'(Y' अक्ष पर वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता है। ये वक्र वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दिखा रहा है और ये वक्र एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दिखा रहा है। इसमें ई बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है, लेकिन यदि उपभोक्ता अपना जो व्यय है वह एक्स वस्तु पर इससे ज़्यादा बढ़ाता है, इस बिंदु जिसको मैं एम बिंदु कह सकती हूँ, मान लीजिए ओ एम से ज़्यादा बढ़ाता है और मान लीजिए वो एन बिंदु तक ले जाता है और वाई वस्तु पर अपना व्यय घटाता है, तो उसे इस रिक्त स्थान के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। लेकिन जो उसको सीमांत उपयोगिता के बराबर क्षति होगी, सीमांत उपयोगिता को की जो क्षति होगी वह इस एरिया के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि जो ये शेडेड एरिया है इसके बराबर उसे जो शुद्ध हानि होगी, यानी उसको वाई वस्तु पर कम व्यय करने से हानि ज़्यादा हो रही है और एक्स वस्तु पर व्यय बढ़ाने से उसे सीमांत उपयोगिता वाई की तुलना में कम मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि सम सीमांत उपयोगिता के अनुसार उपभोक्ता अपने व्यय को व्यवस्थित करता है तो उसका संतोष अधिकतम होता है। यदि उपभोक्ता के द्वारा व्यय की गई विभिन्न वस्तुओं की कीमतें भिन्न भिन्न हैं तो वह अपना व्यय किस प्रकार व्यवस्थित करेगा वह हम इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें एक्स वस्तु की 2 रुपये प्रति इकाई कीमत ली गई है, वाई वस्तु की 1 रुपये प्रति इकाई कीमत ली गई है। उपभोक्ता की कुल आय हमने 12 रुपये मानकर चला गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता अपने 12 रुपयों को इन 2 वस्तुओं पर किस प्रकार व्यवस्थित करेगा। इसमें हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता अपना पहला रुपया यहाँ व्यय करेगा वाई वस्तु पर, दूसरा रुपया भी वाई वस्तु पर व्यय करेगा, तीसरा और चौथा रुपया एक्स वस्तु पर व्यय करेगा, पांचवा और छठा भी एक्स वस्तु पर व्यय करेगा, इसके बाद वो वाई वस्तु पर व्यय करेगा, इसके बाद वो एक्स वस्तु पर व्यय करेगा। तो इस प्रकार अपना व्यय वो व्यवस्थित करेगा तो वह एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीदेगा और वाई वस्तु की भी वह 4 इकाइयाँ खरीदेगा। लेकिन एक्स वस्तु की चूँकि कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है
तो उसके x वस्तु पर 8 रुपये व्यय होंगे और y वस्तु की कीमत चूँकि 1 रुपये प्रति इकाई है तो उस पर 4 रुपये व्यय होंगे और कुल 12 रुपये उसके व्यय होकर जाएंगे और उससे कुल उपयोगिता अधिकतम प्राप्त होगी। इस स्थिति में हम उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को इस प्रकार रख सकते हैं कि उपभोक्ता को अपने व्यय से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए उसे अपना व्यय इस प्रकार व्यय करना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु पर व्यय की गई राशि से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अंतिम वस्तु की और उसकी कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY। इसे हम भारित सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करना भी कहते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि उपभोक्ता का जो कुल आय है वो दोनों वस्तुओं पर किए गए व्यय के बराबर होनी चाहिए। तो इन्हें हम उपभोक्ता संतुलन की शर्त कहते हैं कि दोनों शर्तें एक साथ पूरी होने पर उपभोक्ता संतुलन में होता है, उसका संतोष अधिकतम होता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम एक व्यवहारिक नियम है जिसका हम सामान्य जीवन में उपयोग करते हैं। इस नियम का प्रयोग हम समय का विभाजन विभिन्न उपयोगों में करने में कर सकते हैं। जैसे इसको एक उदाहरण से समझें कि मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वह अपने समय का उपयोग मान लीजिए सिनेमा देखने में और अध्ययन में करना चाह रहा है, तो वह अपने इस समय का विभाजन इन दोनों उसके पास मान लीजिए 2 घंटे हैं जिनको वो या तो अध्ययन में यूज कर सकता है या वह उसमें सिनेमा देख सकता है। तो परीक्षा काल में उसे हो सकता है अध्ययन की उपयोगिता अधिक हो, लेकिन सामान्य काल में उसे सिनेमा की उपयोगिता अधिक हो सकती है। तो वह दोनों प्रयोगों में अपने जो समय है उसका विभाजन उसकी उपयोगिताओं को देखकर करेगा। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपनी जो परिसंपत्तियां हैं उनको नगद राशि के रूप में, शेयर्स के रूप में, डिवेंचर्स के रूप में या जो मकान इत्यादि है या सोना इत्यादि है उसमें किस प्रकार विभाजित करेगा, उस समय भी उन परिसंपत्तियों से मिलने वाले लाभ को देखते हुए ही वह अपनी जो संपत्ति है उनका विभिन्न रूपों में विभाजन करेगा। वास्तव में देखा जाए तो यह नियम एक सामान्य प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है जिसमें व्यक्ति विभिन्न कार्यों में जो उपयोग है किसी वस्तु का या मुद्रा का उनसे मिलने वाले उपयोग को देखते हुए अपने समय का या अपने मुद्रा का विभाजन करता है। इस नियम का उपयोग हम अर्थशास्त्र में विनिमय के क्षेत्र में और उत्पादन के क्षेत्र में भी करते हैं। उत्पादन में जो उत्पादक है वह विभिन्न उत्पादन के साधनों पर इस प्रकार व्यय करता है कि प्रत्येक साधन पर व्यय की गई लागत से सीमांत भौतिक उत्पादन समान मिलता है। तो इसी तरह इस नियम का प्रयोग जो राजस्व के क्षेत्र में सरकार जो है वो अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत में भी करती हैं, जिसमें वह कर लगाते समय ये देखती हैं कि विभिन्न व्यक्तियों पर लगाए गए कर से जो सीमांत त्याग है वो समान हो और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए व्यय से मिलने वाला जो सामाजिक लाभ है वह समान हो जाए। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम एक सामान्य प्रवृत्ति का सूचक है जिसमें हम चाहे इसको जानबूझकर या अनजाने में इस नियम को उपयोग में लाते हैं। हालांकि इस नियम की भी कुछ सीमाएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस नियम में हमने ये मानकर चला है कि उपभोक्ता विवेकशील है। प्रायः उपभोक्ता रीति रिवाज या आदतों के वशीभूत होकर जब व्यय करता है तो वह इस नियम को पालन नहीं करता है, या फिर उपभोक्ता अज्ञानतावश या आलस के कारण व्यय करता है तब भी वह इस नियम को पालन नहीं करता। कई बार वस्तु उपभोक्ता इस नियम को पालन करना चाहता है लेकिन बाजार में वस्तु उपलब्ध नहीं है या वस्तु अविभाज्य हैं, तब इस नियम का प्रयोग
संभव नहीं हो पाता। जैसे एक व्यक्ति एक कार खरीदना चाहता है तो कार की उपयोगिता और अन्य वस्तुओं पर व्यय की गई आय की उपयोगिता को समान करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा यह पूरक वस्तुएं जो कि साथ साथ कंज्यूम की जाती हैं, जैसे चाय कॉफ़ी है, कार पेट्रोल है, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता। और इसमें हम उपभोक्ता के लिए जो उपयोगिता है उसको हम मापनीय मानकर चलते हैं और वस्तुओं की उपयोगिताओं को स्वतंत्र मानकर चलते हैं और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को भी स्थिर मानकर चलते हैं। ये सब मान्यताएं प्रायः व्यवहारिक जगत में नहीं पाई जाती या वस्तु की जो उपयोगिता है उसको मापना संभव नहीं हो पाता। तो ये कुछ समसीमांत उपयोगिता नियम की सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं के होने के बावजूद हम उपभोक्ता के रूप में इस नियम का पालन एक प्रवृत्ति के रूप में अवश्य करते हैं। इसलिए ये नियम अर्थशास्त्र के सार्वभौमिक नियमों की श्रेणी में आता है। थैंक यू।